बच्चों नमस्कार। आज के इस नए टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, आपको इस नए टॉपिक का अध्ययन कराऊंगा कि व्यष्टि भावी विश्लेषण में व्यष्टि भावी आर्थिक सिद्धांत में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से कार्य करता है। तो बच्चों आपको ये समझना है कि आखिर में ये व्यष्टि भावी विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन क्या है, किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जो उपभोक्ता का संतुलन है वो यहाँ पे एक उपभोक्ता संतुलन में कब होगा, कोई भी कंज्यूमर संतुलन में कब होता है। तो देखिए, एक उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब वह वस्तुओं के ऐसे संयोगों को उपभोग कर रहा होगा जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन में होगा। और संतुलन की अवस्था में जब वह अभीष्ट वस्तुओं और सेवाओं को अपनी मुद्रा के माध्यम से क्रय कर रहा होता है तो उसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति उसकी समाप्त हो जाती है। अर्थात जब कोई उपभोक्ता एक ऑप्टिमम लेवल में पहुंच जाता है अपने वस्तुओं और सेवाओं के क्रय के माध्यम से, तो उस क्रय करने की जो परिवर्तन होती है उसमें परिवर्तन करने की प्रवृत्तियां बंद हो जाती हैं, और इसे ही हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। और कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में वो अपनी संपूर्ण मुद्रा को बच्चों खर्च कर देता है। तो ये आपको समझना है कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है। तो हम आपको एक स्पष्ट परिभाषा आपको बच्चों बता रहे हैं कि कोई भी उपभोक्ता, देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जब वह व्यवहार की परिस्थितियों में ये मान लेता है कि वह सबसे अच्छा बिहेवियर कर रहा है। उसके सामने जो कंडीशन है उस कंडीशन में वो ये समझ जाता है कि उसका बिहेवियर सबसे बेस्ट है, और इस अवस्था में उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को बाज़ार कीमतों पर इस ढंग से खर्च करता है कि उसे व्यय से अधिकतम संतुष्टि मिले, और इसे ही बच्चों उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं कि उपभोक्ता का संतुलन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब कोई उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की अवस्था में होता है। देखिए, एक हाईलाइट की गई है कि जब कोई उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की अवस्था में होता है तो उसे हम उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। और यह स्थिति तब प्राप्त होगी जब अनधिमान वक्र का ढाल मूल रेखा के ढाल के बराबर हो। ये आपको ध्यान से समझना है कि जो पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने आपसे इंडिफरेंस कर्व की चर्चा इस तरह से की थी। एक इंडिफरेंस कर्व के बारे में आपसे बताया था कि आईसी है, जहाँ यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई दिखाते हैं, और ये आईसी बच्चों समान उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। और दूसरा मैं आपसे चर्चा किया था, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, एक मूल रेखा, ये प्राइस, ये पीएल, एक प्राइस लाइन के बारे में बच्चों आपसे चर्चा हुई थी। ये मूल रेखा है। तो ये मूल रेखा हमारी बजट प्रतिबंध को प्रदर्शित करती है, हमारे व्यय की सीमा को प्रदर्शित करती है। और ये बच्चों जो इंडिफरेंस कर्व है ये वो वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं के अनुपात को प्रदर्शित करती है। और बच्चों, जब मार्शल के भी सिद्धांत में मार्शल ने साफ साफ कहा था कि कोई भी उपभोक्ता संतुलन में तब होगा जब पी एक्स बराबर एम यू एक्स। ये मार्शल ने हमारे सामने स्पष्ट किया था कि हम किसी वस्तु का मूल्य उतना ही देंगे जितना कि उस वस्तु की बच्चों सीमांत उपयोगिता होगी। तो ये मार्शल ने भी हमारे सामने स्पष्ट रूप में बताया था। और यही चीज़ें चूँकि अनधिमान वक्र की आधुनिक विश्लेषण प्रोफेसर हिक्स ने किया है, तो हिक्स भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, पर उसका एक डेवलप रूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वो डेवलप रूप क्या है बच्चों, ये समझना है। तो देखिए, उपभोक्ता एक संतुलन में कब होगा, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कब होगा,
वो अधिकतम संतुलन में कब होगा, उसकी कुछ मान्यताएं। ये मान्यताएं आपको समझनी है। पहली मान्यता बच्चों है उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। एक उपभोक्ता जो है वो विवेकशील है और विवेकशीलता में वह अपनी आय इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। दूसरी मान्यता बच्चों है कि उपभोक्ता को मुद्रा एवं वस्तु के उन सभी संयोगों तथा रुचि सारणी का पूर्व ज्ञान है जिससे वो बाजार में उसको खरीदना है और उन वस्तुओं और सेवाओं से उसको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त करना है। ये सारा जो प्रेफरेंस शेड्यूल है बच्चों उसको पूरा ज्ञान है और ये जो प्रेफरेंस शेड्यूल है वो बाज़ार में पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें बार बार परिवर्तन आएगा। तीसरी मान्यता है बच्चों कि उसके पास मुद्रा की एक निश्चित मात्रा है जिसे वह बाज़ार में खर्च कर देगा। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण मान्यता है कि उपभोक्ता के पास जो भी मुद्रा की मात्रा है वो बाज़ार में खर्च करके आएगा। अगली मान्यता यह है कि उपभोक्ता अनेक क्रेताओं में से एक है और उसे बाजार का पूर्ण ज्ञान है। सभी वस्तुओं के मूल्य निश्चित और दिए गए हैं और उनके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बार बार जो भी प्राइसेस हैं वो एज इट बिफोर हैं और जो भी डिसाइडेड हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। सभी वस्तुएं विभाज्य और सहजातीय हैं बच्चों। देखिए जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं विभाज्य और सहजातीय, अर्थात आप अपनी मुद्रा से जितना चाहें वस्तु परचेज कर सकते हैं और वस्तुओं में होमोजेनिटी है, सहजातीयता का गुण है। और ये जो मान्यताएं हैं बच्चों, इन मान्यताओं के आधार पर यहाँ पे आप देखिए हम ये कह सकते हैं कि अनधिमान वक्रों, देखिए कि जो भी इंडिफरेंस कर्व है अनधिमान वक्र व मूल रेखा के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं वो आगे आप देखिए। जिस बिंदु पर, ये बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ आपके सामने रखा जा रहा है कि जिस बिंदु पर मूल रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर होगा वह बिंदु उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित करेगा और उस बिंदु से संबंधित जो भी वस्तुएं और सेवाओं का संयोग होगा वह एक उपभोक्ता अपनी मुद्रा के माध्यम से क्रय कर रहा होगा। और इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये दोनों श्लोप एक दूसरे को स्पर्श करेंगे उस बिंदु पर, और वह बिंदु एक आइडियल का बिंदु होगा, एक अभीष्ट का बिंदु होगा, एक आदर्श का बिंदु होगा। और यहाँ पे देखिए चाहे आप कहें मूल रेखा का ढाल बराबर अनधिमान वक्र का ढाल, या आप ये भी कह सकते हैं वस्तुओं के सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात। देखिए जैसा मैंने बार बार कहा कि चूँकि मार्शल ने हमारे सामने ये दिया था Px बराबर MUX, लेकिन वहीं पर बच्चों यहाँ इस इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से जो इक्विलिब्रियम है वो ये कह सकते हैं MUX बटा MUI बराबर PX बटा PY, अर्थात कीमत का अनुपात बराबर सीमांत उपयोगिता का अनुपात। अगर ये दोनों बराबर हैं, और इसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ और जो है बड़ी महत्वपूर्ण है MRS XY बराबर निगेटिव। अगर ये तीनों चीज़ें किसी बिंदु पर बराबर हो जाएं तो निश्चित रूप से वह बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। आगे देखिए एक डायग्राम के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से आपको समझना है बच्चों। देखिए रेखा चित्र के माध्यम से देखिए बच्चों ई बिंदु पर देखिए कई इंडिफरेंस कर IC1 IC2 IC3 दिए गए हैं और आप ये समझ लें कि IC1 के सापेक्ष IC2 के सापेक्ष IC3 ज़्यादा संतुष्टि को प्रदर्शित करेगा। और इंडिफरेंस कर की विशेषताओं में भी मैंने आपको समझाया था कि ऊंचा अनधिमान वक्र ऊंचे संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है और नीचा अनधिमान वक्र नीचे संतुष्टि के स्तर को। तो देखिए आधार अक्ष पर x को, लंब अक्ष पर y को, x और y, मूल रेखा को बच्चों PL से दिखाया गया है। मूल रेखा बजट रेखा है। देखिए TAR ये तीन बिंदु है। T बिंदु पर देखिए मूल रेखा
इंडिफरेंस कर्व को प्रतिच्छेदित कर रही है। आर बिंदु पर भी मूल रेखा इंडिफरेंस कर्व को प्रतिच्छेदित कर रही है। निश्चित रूप से यह संतुलन के बिंदु नहीं हो सकती, क्योंकि संतुलन की शर्त यह है प्रतिच्छेदन नहीं, स्पर्श होना चाहिए। ए बिंदु पर देखिए, ए काफ़ी नीचे बिंदु है बजट रेखा के। इसमें लिखा है पॉइंट्स टी आर ए आर लाई ऑन प्राइस लाइन एंड जेड इज एबव परचेजिंग पावर बट ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखिए जेड बिंदु जो हमारी परचेजिंग पावर से ऊपर है वो हम क्रय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास मुद्रा नहीं है, उपभोक्ता के पास मुद्रा नहीं है जो बाज़ार में परचेजिंग करने जा रहा है। ए बिंदु पर रहेगा नहीं, क्योंकि इन्फीरियरिटी है, उस पर उसको संतुष्टि काफ़ी कम मिल रही है। तो निश्चित रूप से जो उसको सबसे बेहतर बिंदु दिखेगा बच्चों, वो ई बिंदु होगा। ई बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन में होगा, क्योंकि ई बिंदु पर मूल रेखा जो पी एल है बच्चों, ये वाली रेखा वो अनधिमान वक्र इस वाली IC2 को स्पर्श करती है। देखिए इस बिंदु पर, ई बिंदु पर जो प्राइस लाइन है PL वो IC2 को ई बिंदु पर स्पर्श करता है। और IC2 जो इंडिफरेंस कर्व है वो उसके अंदर समायोजित है, क्या समायोजित है, MRS XY बराबर निगेटिव। ये निगेटिविटी भी यहाँ पे ई बिंदु पर लागू है, इसलिए ई बिंदु संतुलन का बिंदु बच्चों रहेगा। तो देखिए जैसे हमने इसमें भी लिखा है रेखाचित्र में संतुष्ट के स्तर को प्रदर्शित किया गया है। हम ये दे सकते हैं, ये सब IC1 IC2 IC2 तथा IC2 की तुलना में IC3 अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करते हैं। और ये भी कर यदि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, ये कह रहे हैं अगर एक उपभोक्ता के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, तो वो निश्चित रूप से किस पे रहेगा, वो जेड पे रहेगा, इस पे रहेगा। लेकिन चूंकि रिस्ट्रिक्शन क्या है, बजट रेखा का, तो वो जेड पर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वह बिंदु जहाँ पर मूल रेखा का ढाल अनधिमान वक्र को स्पर्श करे तथा प्रतिस्थापन की सीमांत दर भी ऋणात्मक हो, वही बिंदु संतुलन का बिंदु होगा। और यह स्थिति IC2 के ई बिंदु पर होगी। इस प्रकार संतुलन में IC का ढाल मूल रेखा के ढाल के बराबर होगा, और जहाँ पे घटती प्रतिस्थापन की सीमांत दर लागू होगी। इस प्रकार बच्चों ये कहा जाता है, इस प्रकार उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में वहाँ होगा जहाँ IC का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होगा, और यहीं पर MUX बटा MUI बराबर PX बटा PY भी फुलफ़िल करेगा। और ये यही जो है उपभोक्ता को, जो उसके पास मुद्रा है बच्चों, उससे उसको मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो रही है। तो देखिए ये हमने इक्वेशन लिख दी है जो आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिसे हमने अभी आपको डायग्राम में समझा भी दिया कि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात देखिए बराबर मूल्यों का अनुपात। ये आपको याद रखना है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, इक्वेशन, ताकि आपको विभिन्न परीक्षाओं में आपको इसका फ़ायदा मिल सके। संतुलन के कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियां हैं बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने ये देखा कि इंडिफरेंस कर्व में हम कैसे इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं। आपने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व के और मूल रेखा के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम तभी प्राप्त करेंगे जब प्राइस लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बराबर होगा और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी ऋणात्मक होगा। और इन तीनों शर्तों के आधार पर एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त कर जाएगा। लेकिन इसकी अपवाद स्वरूप क्या स्थिति है, तो देखिए इस डायग्राम में बच्चों जहाँ पे मूल रेखा भी है, देखिए PL, इंडिफरेंस कर्व भी हैं ये। तो बच्चों इन इंडिफरेंस कर्व के आधार पर आप देखिए ई बिंदु पर संतुलन में है जहाँ मूल रेखा का ढाल PL, देखिए मूल रेखा का ढाल PL ई बिंदु पर IC1 को टच कर रहा है। तो ई बिंदु संतुलन का तो हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे MRS XY बच्चों पॉजिटिव है, इसलिए यह संतुलन का, ये नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व मूल रेखा को स्पर्श कर दे तो वो संतुलन है, ऐसा नहीं है कि वो एक शर्त है। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है वो MRS XY का निगेटिव भी होना पड़ेगा, और इसके आधार पर एक उपभोक्ता संतुलन को प्राप्त करेगा। अगर निगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से ये वाली कंडीशन उपभोक्ता का संतुलन नहीं है। तो उपभोक्ता का संतुलन बच्चों क्लियर कट, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही वाली रेखा, यही वाला डायग्राम जो आपके सामने है, जिसमें ई बिंदु पर बच्चों
उपभोक्ता का संतुलन है, जहाँ पर मूल रेखा इंडिफरेंस करके को स्पर्श करती है। इसके साथ ही साथ प्रतिस्थापन की सीमांत द्रव्य निगेटिव है। तो ये हमारा यूनिक पॉइंट है ये बिंदु, और जिस पर एक उपभोक्ता अभीष्ट स्थिति में है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है, और यही संतुलन का बिंदु बच्चों होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझ करके नोट भी करना है, और इसके साथ ये बिल्कुल क्लियर हो जाना है कि उपभोक्ता के संतुलन में MRS XY निगेटिव हो, और अगर पॉजिटिव हुई, जैसा कि यहाँ ई बिंदु पर दिख रहा है, ये वाला बिंदु, ये संतुलन नहीं है। तो ये हो गया बच्चों उपभोक्ता का संतुलन क्या है, जिसे हमने मूल रेखा और अनुदिमान वक्रों के माध्यम से आपको समझाया। तो आपको इसको ध्यान रखना है, समझना है, बार बार इस लेक्चर को देखना है। थैंक यू, धन्यवाद।